चलो देखते हैं ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। अब ओल्ड और न्यू रिलीजन्स इसका मतलब क्या है? पुराना और नया धर्म। रिलीजन्स मीन्स तो धर्म होता है, ये तो सबको पता है। अब क्या चेंजेस आया और क्या चीजें कैसे रिलीजन्स बेस्ड हुई किन चीजों पे, we are going to study this. The 1,000 years of history that we are exploring witnessed major developments in religious traditions. अब जो 1,000 ईयर है हिस्ट्री का, हम अभी कौन से ईयर को, कौन से 1,000 ईयर को हम पढ़ रहे हैं? 700 700 टू 1750 1050। सीई। कॉमन एरा है ना ये, एडी, हाँ। एडी और सी। तो वी आर रीडिंग अबाउट दैट ओनली। द 1,000 ईयर्स का मतलब है 700 टू 1750 एडी और सी। तो इसमें बहुत सारे रिलीजियस ट्रेडिशंस और बहुत सारे रिलीजियस चेंजेस भी आए, रिलीजियस चेंजेस भी आए, और बहुत सारी डेवलपमेंट भी आई उन ट्रेडिशंस को लेके। ठीक है। पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन वाज समटाइम्स डीपली पर्सनल। जैसे जो देविक शक्ति होती थी, जो डिवाइन पावर हुआ, जो भगवान के लिए जो आस्था हुई हमारी, ये पर्सनल था। जैसे कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे, बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव। बट ये बहुत अक्सर ये देखा जाता था कि ये सामूहिक ही होता था। ऐसा नहीं कि कोई एक बंदा मान रहा है और दूसरा नहीं मान रहा है। ठीक है, ऐसे लोग भी थे जो नहीं मानते थे, जो नहीं बिलीव करते थे डिवाइन पावर पे। बट मेजोरिटी ऐसे लोगों की थी, कलेक्टिवली ऐसे लोग ज्यादा थे जो कि डिवाइन पावर को मानते थे। कलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी। जैसे सुपर नेचुरल एजेंसी, ये विश्वास है कि हाँ भाई कोई देवीय शक्ति है, कोई ऐसे भगवान है जो हमारी रक्षा करते हैं, जिनसे हम अपने दुख दर्द को बोल सकते हैं। होता है ना, अभी भी लोग मानते हैं कि हाँ कोई ना कोई शक्ति तो है दुनिया में। तो was often closely connected with the social and economic organization of local communities. अब क्या हुआ, ये जो सुपर नेचुरल एजेंसी थी या जो रिलीजन था, जो धर्म था, ये ऐसे लोगों से सोशली मीन्स सामाजिक ढंग से भी कनेक्टेड थी, लो और इकोनॉमिक ढंग से भी कनेक्टेड थी। जो प्रीस्ट थे उस समय के, जो पुजारी थे, वो उस रिलीजन को, उस धर्म को, उस देवीय शक्ति को वो शो करते थे। लोग उनके थ्रू जानते थे, प्रीस्ट के थ्रू। एज द सोशल वर्ड्स ऑफ दिस ग्रुप altered, so too did their beliefs. अब क्या हुआ कि जैसे जैसे सामाजिक संसार बदलता गया, जैसे जैसे नॉर्मल जो आसपास की चीजें थी वो बदलती गई, वैसे वैसे उनकी आस्था में, उनके विश्वास में भी डिफरेंस आता गया। मतलब समय के साथ साथ धर्म और आस्था में भी बदलाव आता गया। It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. अब उस समय जो इम्पोर्टेंट चेंज, जो हम अभी हिंदुत्व कहते हैं, हिंदुइज्म मीन्स क्या हुआ, हिंदुत्व, हिंदू से रिलेटेड सारी चीजें। तो उस समय, उस एरा में, यानी उस 1,000 सालों में, उस 1,000 ईयर्स में हिंदुइज्म में बहुत बड़ा चेंजेस आया। और जो उस पीरियड में चेंजेस आया उसी को आज हम हिंदुइज्म कहते हैं, हिंदुत्व कहते हैं, हिंदू रिलीजन कहते हैं। These included the worship of new deities. अब क्या हुआ कि नए नए भगवानों की प्रार्थनाएं शुरू हो गई, उनका उनको आकार मिलने लगा, मूर्तियां यूज होने लगी, है ना। The construction of temples by royalty and the growing importance of Brahmins, the priests, as dominant group in society. अब क्या हुआ, मूर्तियां बन रही हैं, लोग आकार देने लगे भगवान को, अपनी प्रार्थना को। तो क्या हुआ, फिर मंदिर भी बनने लगी। जो ये थे, जो उस समय के राजा थे, जो रूलर थे, जो किंग थे, वो अपने अपने जिनको वो मानते थे, जिनकी वो वर्शिप करते थे, उनके टेम्पल्स बनवाने लगे। अब जब टेम्पल बनने लगे तो वहां तो पूजा के लिए कोई चाहिए। तो ब्राह्मण्स जो थे उनको इम्पोर्टेंस मिलने लगी, जो ब्राह्मण लोग थे उनको बहुत इम्पोर्टेंस मिलने लगी। जो पुजारी थे वो क्या हुए, वो डोमिनेट डोमिनेट करने लगे, वो डोमिनेंसी दिखाने लगे सोसाइटी पे कि वो सुपीरियर हैं,
और जो वो कहेंगे वही सब कुछ सही होगा। तो ये उस समय की बात है। Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmanas a lot of respect in society. अब जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि संस्कृत किसे आती थी, संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण्स को आती थी, पढ़ा था ना हमने कल कि संस्कृत कौन बोलता था, संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण्स ही यूज करते थे, कॉमन पीपल उसे ब्राह्मण ही यूज समझ करते सकते थे। हैं। संस्कृत वाज नॉट यूज्ड बाय द कॉमन पीपल। तो अगर जिनको उनको संस्कृत आती थी, वो संस्कृत के बारे में जानकारी रखते थे, तो जो समाज के लोग थे वो उनको रिस्पेक्ट देने लगे। Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. अब क्या हुआ था कि जो उनके संरक्षक थे, जो उनके पैट्रन्स थे, वो क्या करने लगे कि वो भी मतलब जो नए नए शासक जो खुद प्रतिष्ठा की चाह में थे, वो भी उनके संरक्षक बनने लगे, वो भी उनको एक सेफ माहौल देने लगे। और उसके कारण क्या हुआ कि जो जब उनको सिक्योरिटी देने लगे, उनको सुरक्षा देने लगे, तो धीरे धीरे इनका समाज में और दबदबा हो गया और इनका रुतबा और बढ़ गया ब्राह्मण्स का। ठीक है। One of the major developments of this period was the emergence of the idea of bhakti. अब जो मेजर डेवलपमेंट हुआ इस पीरियड में, उस एरा में, उसमें क्या हुआ कि भक्ति, मतलब लोग कैसे भक्ति करने लगे, कैसे वो मतलब पूजा करने लगे, ये सारी चीजें शुरू हो गई। ये सारी चीजें कि हम कैसे उनको खुश रखें, कैसे हम पूजा पाठ करें। और जैसे जो मेरी पर्सनल डाइटी थी, जिसको जो मेरा मतलब जिनको हम मानते थे, उनको हम कैसे खुश करें, कौन से रिचुअल्स हैं और कौन से रूल्स हम फॉलो करें कि हमारे भगवान हमसे खुश हो जाएंगे। तो क्या है, of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priest or elaborate rituals. हाँ भाई, भक्ति की धारणा पर बढ़ने लगे। You will be learning about this and other tradition in chapter 8. हम chapter 8 में और ज्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे। This was also the period when new religions appeared in the subcontinent. अब क्या हुआ, उपमहाद्वीप जो थे, जो छोटे छोटे जो सब कॉन्टिनेंट्स थे, वहां नए नए रिलीजन्स उभर के आने लगे, नए नए धर्म उभर के आने लगे। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th century. मतलब क्या हुआ, जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, माइग्रेंट्स जो लोग माइग्रेट करके आए थे, जिन्होंने आकर यहाँ बसना शुरू किया था, वो लोग अपने साथ कुरान लेकर आए थे इंडिया। तब कुरान पहली बार इंडिया आया। और कब आया, कब आया कुरान पहली बार इंडिया, कब आया मैम 17th century, 7th century, 7th century में, 7th century एडी या बीसी, एडी और बीसी, BC, नो एडी। अभी हम एडी की बात कर रहे हैं, ये सारी बातें, ये मीडिएवल पीरियड हम पढ़ रहे हैं, एडी और सी। इसमें बीसी और एडी को मिक्स मत करो, ये अभी सारी एडी की बात हो रही है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की बात हो रही है। और ये जो मुस्लिम रिलीजन है, ये जीसस क्राइस्ट के मतलब क्रिश्चियनिटी के बाद आया था। मुस्लिम रिलीजन क्रिश्चियन रिलीजन के बाद आया था। क्रिश्चियनिटी इज द मेजर रिलीजन फॉलोड बाय द वर्ल्ड। फर्स्ट मतलब वो फर्स्ट प्लेस में आता है, क्रिश्चियनिटी कम्स इन द फर्स्ट प्लेस, जो कि लोग फॉलो करते हैं पूरी दुनिया में। और सेकंड प्लेस पे इस्लाम आता है। ओके, कहाँ थे हम? हाँ, तो ये 7th century में आया। Muslim regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God, Allah.
ठीक है। अब क्या हुआ, मुस्लिम जो है वो कुरान उनकी होली बुक थी, पवित्र ग्रंथ था उनका कुरान, और वो बस एक ही भगवान को मानते थे, एक ही गॉड को मानते थे, एक ही परमेश्वर को मानते थे, दैट इज अल्लाह। उनके लिए अल्लाह ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि जैसे हिंदू के बहुत सारे गॉड गॉडेस है ना, हनुमान जी है, शंकर भगवान है, दुर्गा में बहुत सारे, मतलब आई विल नॉट स्पेसिफाई द नेम, बट बहुत सारे भगवान है ना। क्रिश्चियन किसको फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन भी ये जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं। और वैसे ही अल्लाह जो है, मुस्लिम जो थे वो अल्लाह को फॉलो करते थे, दे बिलीव इन ओनली वन गॉड, दैट इज अल्लाह। हुज लव, अब जो मोहम्मद थे वो प्रॉफिट थे, ही इज नॉट अ गॉड, ही इज अ प्रॉफिट, वो पैगंबर थे। whose love, mercy and bounty embraces all those who believe in him। अब उनका ये कहना था जो मुस्लिम थे कि हमारा बस एक ही भगवान है, हमारा बस एक ही अल्लाह है, जिनका प्यार, जिनकी दया और जिनके कारण हम सभी मतलब फ्लरिश्ड कर रहे हैं, और हम उन पे बिलीव करते हैं। वी आर बिलीव इन हिम एंड विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड। हम मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा सोशल मतलब बैकग्राउंड क्या है, हमारा सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, हम कुछ भी हो, लेकिन हम अल्लाह को जो है मतलब अल्लाह पे बिलीव करते हैं और हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। पैगंबर का क्या मतलब हुआ? सॉरी, पैगंबर। पैगंबर मीन्स जो संदेश देते हैं। अब जैसे हाँ। ये था ना कि कहा गया था कि आर्कएंजल गैब्रियल जो थे वो मैसेज, हाँ हेलो, क्या, देखो पैगंबर मीन्स वो हुआ कि जो कॉन्सेप्ट है मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद का, पैगंबर मोहम्मद मोहम्मद का, उनका ये था कि गैब्रियल आर्कएंजल। आर्कएंजल मीन्स क्या होता है, जो कि मतलब एंजल से भी सुपीरियर होते हैं। तो वो अल्लाह का मैसेज लेकर प्रोफेट मोहम्मद के पास आए, उन्होंने कुरान की सारी बातें बताई, जो सुराज होते हैं वो सारी चीजें बताई मोहम्मद को, प्रोफेट मोहम्मद को। फिर उन्होंने इस्लाम को स्प्रेड करना शुरू किया। प्रोफेट मोहम्मद ही थे जिन्होंने इस्लाम को स्प्रेड करना शुरू किया और एज अ रिलीजन लोग अपनाने लगे थे। ठीक है, ये पूरा चैप्टर ही है, आईसीएससी वालों को पढ़ना है ये। तो ये ना, अगर इसके बारे में देखना होगा, पूरे अच्छे से जानना है, तो यूट्यूब पे एक टॉपिक होगा, राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम। इस्लाम। हाँ वो देख लेना। ठीक है, उसमें सारी चीजें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है, वो आईसीएससी वालों को पढ़ना है, तो मैंने पढ़ाया है उन्हें। तो अगर जानना हो ज्यादा कुछ तो वो वीडियोस देख लेना। ओके, ओके। तो तुम लोगों को इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, और अगर ज्यादा जानने का मन हो तो वो वीडियोस देखना। ओके, कहाँ थे हम? Many rulers were patrons of Islam and the ulama, learned theologians and jurists। अब क्या हुआ, बहुत से जो रूलर्स थे वो इस्लाम को मानने लगे, और उस जैसे उलेमा, उनका ये है मतलब कह लो कि, क्या बोलूं मैं उलेमा को, जैसे मतलब एक स्क्रिप्ट कह लो उनकी, तो वो सीखने लगे उलेमा को, तो उलेमा को वो संरक्षण देने लगे, और वो मतलब उसको अपनाने लगे, उनको बताने लगे, सीखने लगे। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। अब जैसे हिंदू जो है उसको अलग अलग तरीके से बताया गया, हिंदुइज्म, हिंदुत्व को लोग मतलब जो था जैसा वो उसी ढंग से बताने लगा, तो इस्लाम भी वैसे ही लोगों के बीच में, और लोग जो उसके फॉलोवर्स थे वो वैसे ही अपनाने लगे कि हाँ भाई ठीक है, उनको बताया गया और वो चीजों को उसी ढंग से अपनाने लगे। There were the Shia Muslims who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslim who accepted the authority of the early leaders, या Khalifas of the community, and the succeeding Khalifas। अब क्या हुआ, जो मुस्लिम थे
द मुस्लिम वे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, जो मुस्लिम थे वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। फर्स्ट वन इज सिया एंड सेकंड वन इज सुन्नी। अब देखो, यू विल गेट टू नो दिस थिंग्स। तो सिया क्या हुआ, सिया क्या करते थे? रितिका, डोंट राइट एनीथिंग, डोंट राइट एनीथिंग हियर। सिया, सिया क्या करते थे? जस्ट अ मिनट। सिया, सिया ने क्या माना? SHIA, सॉरी, हाँ। सिया ने ये माना कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है, प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ अली, प्रॉफिट मोहम्मद के जो दामाद हैं वही उनके लीडर हैं। वो उनको लीडर मानते थे, सिया जो थे, कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ हैं, उनके जो दामाद हैं अली, वही उनके लीडर हैं। जबकि सुन्नी जो खलीफाज थे, खलीफा भी बहुत सारे हुए, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद के बाद खलीफा सिस्टम शुरू हो गया। जो लीडर्स थे उनको खलीफा कहा जाता था। एक बार तुम लोग वो वीडियोस जरूर देख लेना, ठीक है? राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम, ये जरूर देखना, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि खलीफास कौन कौन थे और खलीफास का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो जो सुन्नी थे वो खलीफा को अपना लीडर मानते थे, और जो सिया थे वो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ को, सन इन लॉ जिनका नाम अली था, उनको वो लीडर मानते थे। और सिर्फ खलीफा को क्या, मतलब जो जो खलीफा आते गए बस वो उनके लीडर्स होते गए। देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल ऑफ लॉ, हनाफी एंड शफी, मेनली इन इंडिया। फिर बहुत सारे डिफरेंस जो है, जो बहुत सारे स्कूल्स थे लॉ के, उन लोगों ने भी बहुत सारे डिफरेंसेस अराइज किए इन दोनों के बीच में, यानी सिया और सुन्नी में, लाइक हनाफी एंड शफी। ये बस इंडिया में ही होता है ज्यादा। एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशन, मतलब ये जो थियोलॉजी है, जो मिस्टिक ट्रेडिशंस हैं, इन सब में भी बहुत सारी विभिन्नताएं और बहुत सारे, मतलब जो धर्म सिद्धांत हुए, जो धर्म से रिलेटेड चीजें हुई, उनको लेकर वेरिएशंस देखने को मिले। ठीक है, नाउ कम टू थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। मीन्स अब हम क्या करेंगे, वी विल सी अबाउट द टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड, कि हाँ भाई, टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में क्या विचार है, क्या सोचना है, क्या होता था। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। Historians do not see time just as passing of hours, days or years, as a clock or a calendar. जो हिस्टोरियन होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, वो समय को बस ऐसे नहीं देखे कि चलो भाई घंटे बीत रहे हैं तो ये पास्ट है, समय भी, दिन बीत गया या साल बीत गए तो ये पास्ट है, या किसी क्लॉक या कैलेंडर पे वो डिपेंड नहीं होता था कि हाँ ये क्लॉक है, ये समय बता रहा है हमें, कैलेंडर जो है वो हमें डेट और टाइम बता रहा है। वो ये भी देखते थे कि सोशल और इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन में कितनी चेंजेस आए हैं, आइडियाज में कितने चेंजेस आए हैं, लोगों की बिलीफ में कितनी चेंजेस आए हैं। लोग पहले कैसे सोचते थे, अब कैसे सोचने लगे, पहले उनकी इकोनॉमिक स्थिति कैसी थी, अब कैसे इकोनॉमिक स्थिति हो गई, पहले सोसाइटी में वो कैसे रहते थे, अब कैसे रहते हैं, पहले क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे, कैसे वो लोगों को रिस्पेक्ट देते थे, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। वो इस पे भी बिलीव करते हैं। वो हिस्टोरियंस जो होते हैं वो ये सारी चीजों को भी देखते हैं, ये नहीं कि बस समय देख लिया, समय के अकॉर्डिंग हमने बांट दिया सारी चीजों को। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि स्क्रिप्ट्स भी कैसे चेंज हो जाती थी। 10 साल पहले जो लिखी होती थी, 10 साल बाद उनका मतलब कुछ और हो जाता था, होता था ना ऐसा। So the study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments, periods that possess shared characteristic. अब क्या हुआ, जो टाइम की स्टडीज थी, जो टाइम को के बारे में हमें जानना था, इसको इजी बनाने के लिए, इसको आसानी से जानने के लिए, इस पास्ट को
बड़े बड़े लार्ज सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले तो जो हिस्ट्री है उसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। अब मिडिएवल में भी तो हमें सेगमेंट में डिवाइड करना होगा, हमें पीरियड्स में डिवाइड करना होगा। तो देखो अब मिडिएवल हिस्ट्री को कैसे डिवाइड करा हिस्टोरियंस ने, और इंडियन हिस्ट्री को। In the middle of 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods. अब ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे, हिस्टोरियंस तो सारे हो सकते हैं, किसी भी कंट्री के कोई भी, लेकिन जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे इसमें स्पेसिफाई किया गया है ब्रिटिश हिस्टोरियंस के बारे में। और ऐसे हिस्ट्री को देखो तो हिस्ट्री को प्रॉपर्ली क्लासिफाइड किया है गया है 3 पार्ट्स में, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न में। और अब ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने क्या किया कि इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ये मिडिएवल हिस्ट्री था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इस 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया मिडिएवल हिस्ट्री को, इंडियन मिडिएवल हिस्ट्री को। और किसने डिवाइड किया? ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने। This division was based on the idea that the religion of ruler was the only important historical change, and that there were no other significant developments in the economic, society or culture. अब ये किस बेस पे डिवाइड किया गया कि जो रूलर्स थे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे या ब्रिटिश थे? रूलर्स के अकॉर्डिंग इन तीनों को क्लासिफाई कर दिया गया। जो हिंदू रूलर हो गए वो हिंदू पीरियड में आ गए, जो मुस्लिम रूलर थे वो मुस्लिम में, और जो ब्रिटिश रूलर्स थे, जब ब्रिटिश ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई तब तो ब्रिटिश में आ गए, ब्रिटिश पीरियड में आ गए वो। Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. तो ये जो डिवीजन हुआ, ये जो परिवर्तन हुआ, ये भी मतलब जो सब कॉन्टिनेंट का रिच डाइवर्सिटी था इससे वो इग्नोर हो गया, क्योंकि वो तो इकट्ठा नहीं हुआ। जब उसे 3 पार्ट में बांट दिया गया तो सारी चीजें तो स्कैटर्ड हो गई ना। Few historians follow this periodization today. कुछ हिस्टोरियन जो हैं वो अभी भी इस पीरियडाइजेशन को मान रहे हैं, मार्क कर रहे हैं कि हाँ ठीक है हम ऐसे डिवाइड करते हैं हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। Most look to economic and social factors to characterize the major elements of different moments of the past. और बहुत सारे historians जो हैं वो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर को के ही कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं। The histories you read last year included a wide range of early society, hunter-gatherer, early farmers, people living in towns and villages, and early empires and kingdoms. अब जो तुम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? यही सब पढ़ा था ना, अर्ली सोसाइटीज के बारे में, हंटर गैदरर्स के बारे में, अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस, जो टाउन और विलेजेस में लोग रहते थे, जो पहले का एम्पायर्स था, जो किंगडम्स थे, ये सब पढ़ा होगा ना क्लास 6 में। यस मैम। The histories you will be studying this year are often described as medieval. अभी मैंने ये कितनी बार बोला, medieval टर्म मैंने यूज किया है ना, जब से ये चैप्टर मैंने शुरू किया है medieval टर्म मैं यूज कर रही हूँ। तो अब जो तुम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अब जो तुम लोग पढ़ोगे क्लास 7 में, ये medieval हिस्ट्री है। और क्लास 6 में तुम लोगों ने क्या पढ़ा? एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा। You will find out more about the spread of peasant society. अब जो मतलब काफी धनी, काफी अच्छे सोसाइटीज थे, जो समाज मतलब ये थे इंस्टीट्यूशंस थे, जो सोसाइटीज थी, उनका विस्तार कैसे हुआ, उनका स्प्रेड कैसे हुआ, ये सारी चीजें पढ़ोगे। द राइज ऑफ रीजनल एंड इंपीरियल स्टेट फॉर्मेलिटीज, जो रीजनल और इंपीरियल स्टेट के फॉर्मेशंस जो हुए हैं उनको पढ़ोगे। समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल, जो फॉरेस्ट मतलब जो आदिवासी हैं, जनजातियां हैं, उनके बारे में। The development of Hinduism and Islam are major religions and the arrival of European trading companies. अब हिंदुइज्म और इस्लाम का डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में, और यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, ईस्ट इंडिया कंपनीज, ये सब कैसे आई इंडिया में। These 1000 years of Indian history witnessed considerable change. बहुत सारे changes आए ये 1000 years में. After all, the 16th and 18th century were quite different from the 8th or the 11th.
ऑब्वियसली 16th और 18th सेंचुरी जब थी, जो 16वीं और 18वीं शताब्दी थी, वो 8 और 11th सेंचुरी से बहुत ही डिफरेंट थी। अगर हम अभी की बात करें तो जो हमारी ये 21st सेंचुरी चल रही है, ये हमारी 11th सेंचुरी से डिफरेंट होगी या नहीं होगी? होगी। होगी ना। तो यही चीज मतलब 1000 साल पहले भी अगर हम जाए तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। मोर ओवर द मेडिएवल पीरियड इज ऑफन कंट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड। मेडिएवल पीरियड को हम कभी कभी मॉडर्न पीरियड के अंदर भी ला लेते हैं। मॉडर्निटी कैरीज विद इट्स अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। अब क्या हुआ कि मटेरियल प्रोग्रेस भी हो रहा है, छोटी छोटी चीजों में, सामानों में और वेपन्स में, इन सब चीजों में भी प्रोग्रेस हो रहा है। लोगों की इंटेलेक्चुअलिटी में भी प्रोग्रेस हो रहा है। लोग बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, उनको बहुत सारी नॉलेजेस हैं, वो बहुत सारी चीजों के बारे में जानने लगे हैं। This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever. कि मतलब अभी तक medieval period में कुछ कुछ चेंजेस जो थे वो कुछ लैक करते थे और बहुत सारे चेंजेस भी हुए। बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस। बट ये कोई पर्टिकुलर हम इसे कोई ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं था। बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हुई, बहुत सारी चीजों के दौरान परिवर्तन नहीं हुई। बहुत लोग रूढ़िवादी थे कि वो स्ट्रिक्ट थे, वो ये मानते थे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, और बहुत चाहते थे कि नहीं ठीक है। वो उस समय बहुत लोग एडवांस भी थे। During these 1,000 years, the societies of the subcontinent were transformed, open, and economies in several regions reached a level of prosperity and attracted the interest of European trading companies. अब जैसे जैसे prosperity बढ़ी, सब कॉन्टिनेंट में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, लोग अच्छे से मतलब काफी ज्यादा वो रिच होने लगे और सारी चीजें बहुत अच्छे से उनके पास अवेलेबल होने लगी। मतलब जैसे देखोगे कि अगर कोई चीज अच्छी है, कोई चीज बहुत अच्छे से डेवलप है, प्लान वे में है, तो वो दूसरों को अट्रैक्ट करती है ना, कि अरे वाह देखो ये जगह तो बहुत सुंदर है, ये जगह तो बहुत अच्छी है, चलो हम यहाँ चलते हैं, यहाँ जाके हम व्यापार करते हैं, यहाँ बहुत सारी संभावनाएं। तो वही हुआ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के साथ। जब वो इंडिया आए तो देखा उन्होंने, अरे इंडिया में तो बहुत स्कोप है, इंडिया से हम बहुत सारी चीजें ले जा सकते हैं और ले जाके हम वहां अपने यहाँ बेच सकते हैं। तो यही सारी चीजें उस समय शुरुआत हुई और ये सारी चीजें होने लगी थी कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आते तो इंडिया आज कुछ और होता हमारा। As you read this book, look out for signs of change and the historical process at work. Also, whenever you can compare what you read in this book with what you read last year, look out for changes and continuities wherever you can, and look at the world around you to see what else has changed or remained the same. चलो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म हो जा रहा है। लास्ट में चैप्टर में ये कहा गया है कि तुम क्लास 6 और क्लास 7 के बुक को देखो और उसमें डिफरेंसेस देखो कि पहले हमने क्या पढ़ा, अभी हमें क्या पढ़ना है, पहले के लोग कैसे रहते थे और अभी जो हम मिडिएवल पढ़ रहे हैं, जो ये हम 1000 years पढ़ रहे हैं, 700 AD टू 1750 AD, तो इनमें क्या क्या चेंजेस आई हैं, ये सारी चीजें हमें जाननी है। ठीक है, ये चैप्टर अब यहाँ पे फिनिश हो रहा है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट डे।